everyone and welcome back to this YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर आपको बहुत सारी वैकेंसी के अपडेट्स मिलती हैं, साथ ही साथ जो फोरेंसिक साइंस का कोर्स होता है उसके बहुत ही लेटेस्ट यहाँ पर वीडियोस आपको अवेलेबल होते हैं, ठीक है। एंड बहुत ही अच्छा कंटेंट रहता है, आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो उसी की सीरीज़ में आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं कुछ वैकेंसीज़ के बारे में। एंड ये जो वैकेंसीज़ आई हैं आपकी, ये वैकेंसीज़ एफएसएल आंध्र प्रदेश में आई हैं। ये सारी की सारी वैकेंसीज़ आपकी गवर्नमेंटेड हैं, कोई भी यहाँ पर आपकी प्राइवेट फर्म नहीं है, ये बेसिकली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होने वाला है, जो साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट होती है उसके लिए ये वैकेंसी है। एंड यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट्स होते हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सारे के सारे कैंडिडेट्स जिन्होंने भी मास्टर्स किया है फोरेंसिक साइंस में, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स इसके लिए, इस पोस्ट के लिए यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। तो वो क्या क्या आपका क्राइटेरिया रहने वाला है, किस तरह से यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा, उस पूरे के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड देख लेते हैं कि क्या क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो आपकी वैकेंसीज़ हैं बेसिकली आंध्र प्रदेश की स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू निकाली गई हैं, ठीक है। ये जो आपका नोटिफिकेशन आया है 2 नवंबर 2020 को आया है। एंड यहाँ पर आपको इन पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। एंड साथ ही साथ यहाँ पर ये वेबसाइट दे रखी है, इस लिंक पर जाके आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। जो आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन करने का जो ड्यूरेशन है वो है आपका 2 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर 2020, ठीक है। तो ये आपका टाइम का ड्यूरेशन है, इस बीच में आपको इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका खास ख्याल रखिएगा। जो लास्ट डेट है उसका बहुत ही खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वैकेंसी कौन कौन सी पोस्ट पर आई हैं, तो बेसिकली यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरी हैं। पहला है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिकल में, सेकेंड है साइंटिफिक असिस्टेंट केमिकल में, थर्ड है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बायोलॉजी और सीरोलॉजी डिवीजन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये वैकेंसी हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ क्या है, तो फिजिकल डिपार्टमेंट में आपकी 18 वैकेंसीज़ हैं, केमिकल डिपार्टमेंट में आपकी 17 वैकेंसीज़ हैं, एंड बायोलॉजी और सीरोलॉजी डिपार्टमेंट में आपकी टोटल 22 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो इनका टोटल जब आप करेंगे तो आपके सामने टोटल निकल कर आएगा, टोटल 57 वैकेंसीज़ आई हैं, ठीक है। यहाँ पर टोटल आपके सामने 57 वैकेंसी है। एंड इनके लिए जो रिक्रूटमेंट होगा बेसिकली आपका रिटन टेस्ट होगा। वो टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि आपकी जो 57 वैकेंसीज़ हैं ये बेसिकली आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होता है इसके बारे में अभी हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपके सामने कुछ लिमिटेड रिक्रूटमेंट भी है। लिमिटेड रिक्रूटमेंट क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। जो आपका लिमिटेड रिक्रूटमेंट है ये बेसिकली साइंटिफिक असिस्टेंट केमिकल की पोस्ट के लिए है। एंड यहाँ पर जो आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी है ये आपकी 1 है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लिमिटेड रिक्रूटमेंट की, तो ये जो आपकी लिमिटेड रिक्रूटमेंट है बेसिकली जितने भी आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट्स हैं सिर्फ और सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके अलावा जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वहाँ पर जो कैंडिडेट्स आंध्र प्रदेश से बिलोंग नहीं भी करते हैं वो भी कैंडिडेट्स उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है वहाँ पर आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट्स एज वेल एज ऑल ओवर इंडिया, अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश के बाहर से भी हैं, तो भी आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड लिमिटेड रिक्रूटमेंट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट्स ही इन पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में देखें तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि आपका अगर कोई भी आप SC ST या बैकग्राउंड कैटेगरी से आप रहते हैं, कोई भी आपकी कैटेगरी लगती है, OBC है, SC है, ST है, तो उस केस में जो आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना होगा, तो जो भी कैंडिडेट्स आंध्र प्रदेश के हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। यानी कि जो SC ST के कैंडिडेट्स होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आंध्र प्रदेश के वाले ही आपके इसमें इंक्लूड करे जाएंगे। जो भी आपके आंध्र प्रदेश के बाहर के होंगे, जो भी आउटसाइडर होंगे, उन सबका कोई भी तरह की कैटेगरी नहीं लगेगी, वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी में फाइट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैटेगरी से रिलेटेड। एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें, द डिज़ायरस एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन बाय सेटिस्फाइंग देमसेल्व्स विद द टर्म्स एंड कंडीशंस दिस रिक्रूटमेंट द कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर साइंटिफिक असिस्टेंट शुड बी सिलेक्ट ओनली वन अप्रोप्रिएट पोस्ट। यानी कि आपको इसमें से कोई भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सभी के लिए एलिजिबल हैं तो आप सभी के लिए अप्लाई कर देंगे, वो आपका एप्लीकेबल नहीं माना जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको बहुत सोच समझ के अप्लाई करना होगा। जो भी आपका पोस्ट कोड रहेगा, पोस्ट कोड यहाँ पर बेसिकली 3 है, 11, 12 एंड 13। 11 आपका फिजिकल के लिए है, 12 आपका केमिकल के लिए है एंड 13 जो है वो आपका बायोलॉजी या फिर जोलॉजी डिपार्टमेंट के लिए है। तो उसको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे से आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सीधे से लिखा हुआ है, सबमिशन ऑफ मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी टेकन एज डिसक्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी, सिलेक्टिंग मल्टीपल कोड्स एंड सबमिटिंग मल्टीपल एप्लीकेशंस विल बी टेकन एज डिसक्वालिफिकेशन एंड सच एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड एंड सच पर्सन विल नॉट बी गिवन एनी हॉल टिकट नंबर, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा काम बिल्कुल भी मत करिएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा जो आपका वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सारा का सारा यहाँ पर आपके सामने ये पूरा का पूरा चार्ट है, आप इससे देख सकते हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है एंड ये आपका लिमिटेड रिक्रूटमेंट के लिए है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे भी आपको जनरल कैटेगरी में ही फाइट करना होगा। जो भी आपके आंध्र प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए तो नॉर्मल ही आपकी सारी की सारी वैकेंसीज रहेंगी। बाकी जो लोग आंध्र प्रदेश के हैं तो उनके लिए कुछ रिजर्वेशन रहेगा, तो वो अब सबका अलग अलग रहता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट्स के लिए एससी का रिक्रूटमेंट जो होगा तो उनका रिजर्वेशन कुछ और होगा, फीमेल्स का कुछ और होगा, तो वो सबका अलग अलग है। तो बेसिकली जो भी बाहरी कैंडिडेट्स हैं वो आपके जनरल में ही फाइट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका रिलैक्सेशन होगा एज लिमिट का वो भी यहाँ पर दे रखा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो भी आपकी एज रहेगी वो किस तरह से रहने वाली है। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। देन हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर ये क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं, जो ओबीसी एंड नॉन ओबीसी वाले होते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो आप अगर उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इसको यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर अभी हम और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर देख लेते हैं। ये बेसिकली जो आपके एससी एसटी के कैंडिडेट्स का जो रिजर्वेशन है वो बेसिकली जो आंध्र प्रदेश के रहेंगे उन्हीं के लिए ये रिजर्वेशन एप्लीकेबल होगा। जो भी बाहर के लोग होंगे आंध्र प्रदेश के बाहर के एंड वो अगर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका एससी एसटी का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो एप्लीकेबल नहीं होगा, वो आपका नहीं माना जाएगा। तो इस वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल में ही फाइट करना पड़ेगा। देन अगर हम बात करें यहाँ पर एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी में क्या है, जो आपकी एज लिमिट है वो यहाँ पर दी गई है। अ कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 42 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2020। आपकी जो एज है वो 42 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इस डेट के अकॉर्डिंग एंड ही और शी मस्ट हैव बॉर्न नॉट अर्लियर दैन 1978। 2 जुलाई 1978 से पहले का अगर कोई भी किसी की बर्थ हुई होगी तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। 1978 के बाद के जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे इन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अपर एज लिमिट के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो कि आपको रिलैक्सेबल होगा। सो अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर्स इफ़ अ कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू अ बैकवर्ड क्लास और एससी एसटी कैटेगरी, तो इस केस में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर्स का। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। फिर अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ और। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो आपका सर्विस सर्टिफिकेट होगा हैज़ टू बी सबमिटेड बाय एलिजिबल कैंडिडेट्स क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो बेसिकली आपको वहाँ पर आपका जो एज रिलैक्सेशन वाला, अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको अपना वो दिखाना होगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो एज रिलैक्सेशन वाला है उसी के बारे में यहाँ से यहाँ तक सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा। एंड अभी हम मेन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये पूरा का पूरा चार्ट है, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, अगर हम फिजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या है, आपने मास्टर्स किया हुआ होना चाहिए फर्स्ट और सेकेंड डिवीजन से, मतलब इनमें से कोई भी डिवीजन होगा तो आप एलिजिबल होंगे विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट और
forensic science with physics as a special subject from any university in India established, और यहाँ पर ये सारा का सारा इनके थ्रू, इनके अंडर में अगर आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके थ्रू है, एंड आपने मास्टर्स कर रखा है फोरेंसिक साइंस में जहाँ पर फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट मीन्स आपने फिजिकल डिपार्टमेंट या फिर फिजिक्स डिपार्टमेंट में स्पेशलाइजेशन होगा, तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें केमिकल डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम आपका वही है कि आपका मास्टर्स जो है फर्स्ट या सेकेंड डिवीजन से अगर है, साथ में आपका केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट होना चाहिए फोरेंसिक साइंस के साथ में। मास्टर्स आपने फोरेंसिक साइंस के साथ में किया हो, साथ में आपके पास केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री नाम से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, दैट मीन्स आपने आपका जो मास्टर्स होगा तो वहाँ पर आपने स्पेशलाइजेशन किया हुआ होना चाहिए केमिस्ट्री या फिर बायोकेमिस्ट्री में, एंड साथ में यहाँ पर केमिस्ट्री या फिर टॉक्सिकोलॉजी से भी कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, यहाँ पर आपका एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। उसके अलावा और आपकी जो यूनिवर्सिटी या फिर आपको जो भी कॉलेज होगा तो वो यहाँ पर जो आपके अलग अलग एक्ट दे रखे हैं तो इसके अंडर आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए यूनिवर्सिटी को, तो आप इन पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, देन हम नेक्स्ट बात करें बायोलॉजी डिवीजन की, तो यहाँ पर क्या है, आपका मास्टर्स वही सेम चीज़ है कि फर्स्ट डिग्री या फिर सेकेंड डिवीजन से आपका कंप्लीट होना चाहिए विद बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस। इनमें से आपके पास कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए मास्टर्स लेवल पर, एंड साथ में आपका बायोलॉजी होना चाहिए एज स्पेशलाइजेशन, मतलब आपने मास्टर्स फोरेंसिक साइंस में किया हुआ होना चाहिए एंड बायोलॉजी में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो उस कैटेगरी में मतलब अगर उस कंडीशन में आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, तो आप सभी के सभी इन पोस्ट के लिए बिल्कुल ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर अपना मास्टर्स देख लीजिएगा कि आपने किस ब्रांच से किया है, साथ में आपका स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में है, तो उस अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर एलिजिबिलिटी के बारे में, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पर आपका आई साइट भी चेक किया जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, तो पूरा का पूरा यहाँ पर आपका मेडिकल होने वाला है। आई साइट का क्या क्राइटेरिया रहेगा वो सारा का सारा यहाँ पर आपके सामने चार्ट में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस को चेक किया जाएगा, या फिर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड या फिर इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको अपना सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रोवाइड करवाना होगा। आपका जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट है तो वो सारा का सारा वहाँ पर आपको दिखाना होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर आपके सामने कुछ और लिखा है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डिसअपॉइंटमेंट कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू हैव देमसेल्व्स एग्जामिन्ड बाय अ सिविल सर्जन before applying for the examination to ensure that they meet the prescribed physical and medical standards। तो आपको अप्लाई करने से पहले ये जो फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर बताए गए हैं कि आपका कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, आई साइट कितना लेवल रहना चाहिए, उसके अलावा यहाँ पर आपका जो फिजिकल हैंडीकैप्ड के कैंडिडेट्स हैं तो ये सारा का सारा यहाँ पर आपके सामने चारों पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप पहले अपना टेस्ट करवा लेंगे एक सिविल सर्जन से कि आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि नहीं। अगर आप करते हैं, आपका जो मेडिकल है वो बिल्कुल सही निकलता है इसके अकॉर्डिंग, तो आप इन पोस्ट के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हो गया, एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की। सो बेसिकली यहाँ पर जो आपका फ़ी का पेमेंट होने वाला है वो आपका ऑनलाइन मोड ही रहेगा। यहाँ पर बेसिकली आपको ऑनलाइन मोड ही रहेगा, एंड यहाँ पर हम अगर बात करें कि फ़ीस क्या रहने वाली है, तो जितने भी कैंडिडेट्स लोकल कैंडिडेट होंगे आंध्र प्रदेश स्टेट के बिलोंगिंग टू ओसीज और बीसीज अप्लाइंग फॉर द पोस्ट, उनके लिए जो फीस रहेगी आपकी 600 रहेगी टुवर्ड्स प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशन रिटन एग्जामिनेशन। जो लोकल कैंडिडेट्स होंगे आंध्र प्रदेश के स्टेट बिलोंगिंग टू SC ST उनको पे करना होगा 300, एंड बाकी के जो भी कैंडिडेट्स होंगे जो कि आंध्र प्रदेश के बाहर के कैंडिडेट्स हैं, जितने भी आउटसाइडर्स हैं, उनको फीस का पेमेंट करना होगा 600। ठीक है, वो कैंडिडेट्स किसी भी कैटेगरी के हों, अगर वो आंध्र प्रदेश के बाहर के हैं तो वो जनरल कैटेगरी में ही फाइट करेंगे, एंड उनको जो फीस का पेमेंट करना होगा वो करना होगा 600। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ़ीस के बारे में कि आपको फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा। देन हम आगे मूव करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जो फ़ी की लास्ट डेट रहेगी वो भी आपकी 22 नवंबर ही रहने वाली है, लास्ट डेट फॉर फ़ी रिसिप्ट। तो ये भी वही लास्ट डेट सेम ही है जो आपका जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना क्लोज होगा उसी डेट पर आपका जो फ़ी सबमिशन होगा वो भी आपका क्लोज हो जाएगा।
देन हम नेक्स्ट बात करें, सो यहाँ पर क्या है, कैंडिडेट्स शुड इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी बिफोर द फॉर द एग्जामिनेशन। आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी। सो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जो आपके रिटन एग्ज़ाम होगा उसके लिए जो सेंटर रहने वाले हैं, सबसे मस्ट है यही चीज़ कि आपका जो सेंटर रहने वाला है वो आपका आंध्र प्रदेश में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेंटर होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, विशाखापट्टनम, गुंटूर, काकीनाडा, तिरुपति एंड कुरनूल। ठीक है, तो ये आपके सेंटर्स रहेंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पर जा सकते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, जो भी कैंडिडेट्स वहाँ पर जा सकते हैं, पहले अपना चेक कर लीजिए कि आप वहाँ पर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसी कंडीशन में आप अप्लाई करिएगा। बेसिकली सभी को पता है कि फोरेंसिक साइंस में बहुत ही कम वैकेंसीज आती हैं, तो अपना पहले आप चेक कर लीजिए कि आप वहाँ पर जाने के लिए हैं कैपेबल या नहीं है। तो जो भी हो आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पर अप्लाई करिएगा। बेसिकली सेंटर जो है वो यहीं पर रहेंगे, आंध्र प्रदेश में ही रहेंगे। ये जो आपके सामने लिखे हुए हैं इन्हीं में से कोई ना कोई आपको सेंटर मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद ही इन पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा। ठीक है, सो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड आएगा, जो हॉल टिकट आएगा, वो आपका वेबसाइट पर ही आपका अवेलेबल हो जाएगा 6 डेज़ बिफोर द रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट से 6 दिन पहले आपको इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया। देन हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर बेसिकली आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, जो भी रहेगा आपका पर्टिकुलर्स। जब आप वेरिफिकेशन आपको कराना होगा डॉक्यूमेंट्स का, सारे के सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दिखाने होंगे। तो बेसिकली क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, वो वही सारे आपके जो भी आपके मास्टर्स, बैचलर्स, जो भी आपकी मार्कशीट्स रहती हैं, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। उसके अलावा अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखानी होंगी। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर और स्कीम जो है, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्ज़ाम में क्या पूछेंगे, रिटन एग्ज़ाम में आपका जो एग्ज़ाम होगा वो बेसिकली यहाँ पर आपका टेंटेटिव जो डेट है अभी के अकॉर्डिंग वो 6 दिसंबर है। 6 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम का जो टाइम होगा वो रहेगा आपका 11 AM to 1 PM। ये आपका एग्ज़ाम का टाइम है एंड ये आपके एग्ज़ाम की डेट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हर एक कैटेगरी में। आप किसी भी कैटेगरी से आप फॉर्म को फिल करेंगे, आपको 120 क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे एंड जो मार्क्स होंगे तो वो 120 ही होंगे। दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। देन कैंडिडेट्स विल हैव टू आंसर द क्वेश्चंस ऑन OMR शीट। आपको यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है, यहाँ पर आपको आपकी OMR शीट को फिल करना होगा बाय यूजिंग ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। ठीक है, तो आई होप आप सभी को पता होता है कि OMR क्या होता है, OMR को किस तरह से फिल करना होता है। सो आपको ये सब तो पता ही होगा। तो बेसिकली यहाँ पर ऑनलाइन ही आपका OMR शीट को आपको फिल करना होगा। इसके लिए आपको ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन को लेके जाना होगा। ठीक है, फॉर दिस पर्पज द पेन्स शैल बी प्रोवाइडेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर। जो पेन होगा वो आपको वहीं एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी आपकी पहले से सिक्योरिटी के लिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आप एटलीस्ट एक पेन अपने साथ पहले से रख ज़रूर लीजिएगा। बाई चांस अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आपके पास एक ऑप्शन तो रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए एक पेन अपने साथ लेकर ज़रूर से जाइएगा। देन कैंडिडेट्स मस्ट नोट दैट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन फॉलोइंग आर्टिकल्स। ये सारे के सारे यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जो कि प्रोहिबिटेड हैं, आपको वहाँ पर नहीं लेके जाने हैं। तो ये सारे के सारे लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देन अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स टू बी सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू क्वालिफाई इन द रिटन एग्जाम। अगर आपको रिटन एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो यहाँ पर जो OCs होंगे उनको 40%, बैकग्राउंड वाले आपके 35%, 30% आपके SC ST, इन सभी को इतने इतने परसेंटेज लाने होंगे। अगर आप यहाँ पर इतने इतने परसेंटेज आपके आ रहे हैं तो आपका रिटन एग्ज़ाम यहाँ से क्लियर हो जाएगा। बेसिकली जो OCs है वो अदर कैंडिडेट्स हैं। अदर कैंडिडेट्स का मतलब जो सारे के सारे आपके आंध्र प्रदेश के बाहर के हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देन अगर हम बात करें यहाँ पर आगे मूव करें तो यहाँ पर अगर आपका रिटन एग्ज़ाम जब क्लियर हो जाता है उसके बाद में जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा विल बी स्ट्रिक्टली ऑन द रिलेटिव मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स इन ईच कैटेगरी ऑब्टेन्ड बाय देम बेस्ड ऑन देयर टोटल स्कोर इन द रिटन एग्जामिनेशन। जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंग जो आपकी मेरिट बनेगी उसके बेसिस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ आंध्र प्रदेश पब्लिक एम्प्लॉयमेंट लोकल कैडर्स एंड रेगुलेशन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑर्डर दिस वन, द रूल ऑफ रिजर्वेशन टू लोकल कैंडिडेट्स इज नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट कम्युनल कैटेगरीज। जो भी लोकल कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, एक्सेप्ट कम्युनल कैटेगरीज। जो भी कम्युनल कैटेगरीज हैं उनको छोड़कर बाकी किसी भी लोकल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी रिजर्वेशन नहीं अप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये हो गया। एंड अभी हम यहाँ पर आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन जो है लोकल कैंडिडेट्स के लिए। सो यहाँ पर क्या है, रिजर्वेशन टू लोकल कैंडिडेट्स इज अप्लीकेबल एज प्रोवाइडेड इन दिस, जो रूल यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये सारा का सारा यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से आपका रिजर्वेशन होगा जो भी लोकल कैंडिडेट्स होंगे। सर्टिफिकेट इन द प्रोफार्मा ओनली शुड बी इंक्लोज्ड फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव नॉट स्टडीड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। एंड यहाँ पर बेसिकली हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर लोकल कैंडिडेट का क्या मतलब है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिंपल सी डेफिनेशन है। लोकल कैंडिडेट का मतलब वो है कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू एनी पोस्ट इन रिलेशन टू दैट लोकल एरिया वेयर ही शी हैज़ स्टडीड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर नॉट लेस देन 4 consecutive academic years prior to and including the year in which he or she appeared for SSC or its equivalent examination। ठीक है, सो यहाँ पर ये सारे के सारे लोकल कैंडिडेट्स कौन हो सकते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पर आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। इसमें से आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते हो वो अपना देख लीजिएगा। ठीक है, तो देन इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ पर कुछ और कंडीशंस भी लिखी हुई हैं। तो एज सच इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली वही सारा है कि जो अगर इनकम्प्लीट फॉर्म होगा तो वो आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जो आपका सिलेक्शन होगा वो वेरिफिकेशन आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स भी देखे जाएंगे। अगर वहाँ पर आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर आपके सारे के सारे नहीं हो पाते हैं या उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में आपका जो सिलेक्शन होगा वो कैंसिल किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपके जो राइट एंड लेफ्ट थंब रहता है तो उसका प्रिंट लिया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के टाइम पर। तो ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड डिसक्वालिफिकेशन किस किस कंडीशन में हो सकता है, तो वो आपकी अगर कोई भी मिस्टेक रहेगी किसी भी तरह का तो वो सारा का सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर हम यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपकी जो रहने वाली है वो रहने वाली है 28,940 से लेकर के 78,910 के बीच में। तो इसके बीच में आपकी पे स्केल रहेगी। साइंटिफिक असिस्टेंट, ये सारी की सारी जो वैकेंसीज़ हैं इन्हीं के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। एंड यहाँ पर अगर हम आगे मूव करें तो यहाँ पर बेसिकली क्या क्या आपके पास सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, क्या क्या आपके पास चेकलिस्ट है बेसिकली यहाँ पर कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए। तो ये सब आप देख सकते हैं इसको अपने अकॉर्डिंग की। सेकेंडरी के आपके पास 10th 12th का मार्कशीट होनी चाहिए, बैचलर्स आपका जो है, मास्टर्स जो है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टडी आपने कहाँ से करी है उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारा का सारा यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इतनी डिटेल्स थी इसके बारे में, पूरी की पूरी पोस्ट के बारे में। अब हम अगर बात करें कि जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा तो उस एग्ज़ाम में पूछा क्या जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने पूरा का पूरा सिलेबस है। तो अगर आप फिज़िकल डिपार्टमेंट से करना चाहते हैं अप्लाई तो उसके लिए ये सारा का सारा सिलेबस है। मैकेनिक्स आएगी और आपका वेव्स एंड ऑसिलेशंस आएगा। देन यहाँ पर वेव ऑप्टिक्स लिखा हुआ है पूरा का पूरा। देन थर्मोडायनेमिक्स है। उसके अलावा यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मॉडर्न फिजिक्स है। ये सारा का सारा आपका जो फिजिक्स डिपार्टमेंट है उसके लिए पूछा जाने वाला है। देन अगर हम बात करें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट या फिर केमिकल डिपार्टमेंट की तो वहाँ पर आपसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूछी जाएगी। उसके अलावा ऑर्गेनिक हो गया, देन ये सारा का सारा ऑर्गेनिक का ही पार्ट है। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सारा का सारा पूछा जाएगा। मतलब आपका जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री पूछी जाएगी, मतलब जितना भी आपका 12th तक का सिलेबस होता है वो सारा का सारा यहाँ पर आने वाला है। तो आपको इसके बारे में, हर इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, देन अगर हम बात करें यहाँ पर बायोलॉजी या फिर सीरोलॉजी डिपार्टमेंट की तो यहाँ पर इस फील्ड के लिए आपका सेल बायोलॉजी पूछा जाएगा, जेनेटिक्स पूछा जाएगा, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोमोलिक्यूल्स टेक्निक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनोलॉजी, प्लांट साइंस, एनिमल साइंस, फिजियोलॉजी एंड इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसमें पूछा जाने वाला है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, जिस भी पोस्ट के बारे में आपको पता होगा, जिस भी
पोस्ट के लिए आपको बहुत ही अच्छे से आता होगा, उस पोस्ट के लिए अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई कर देंगे। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही अच्छी वैकेंसीज़ हैं, पे स्केल भी बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल होंगे तो उस पोस्ट के लिए अप्लाई ज़रूर से कर देंगे। एंड मैंने यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। लास्ट डेट का खास ख्याल रखेंगे कि 22 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको कहाँ से अप्लाई करना है, क्या लिंक है, वो बेसिकली इस PDF में स्टार्टिंग में भी लिखा हुआ था। एंड अगर आपको वहाँ से नहीं समझ में आता है तो वो जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगी। उसके अलावा जो आपके टेलीग्राम पेज है हमारा और फेसबुक पेज है तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। ये PDF भी आपको साथ में ही मिल जाएगी। तो ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा। डायरेक्टली आपको वहाँ पर जाना है, अप्लाई कर देना है। उससे पहले जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स थे तो उसको भी पहले टेस्ट करवा लीजिएगा, उसके बाद में आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा। देन जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है उसका खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया इस पोस्ट के बारे में सारी के सारे इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड ये वैकेंसीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाली हैं आपको। तो इन पोस्ट के लिए अप्लाई ज़रूर से कर दीजिएगा, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे ये वीडियो के बारे में मैंने आपको इस पोस्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। एंड अभी इस वीडियो को एंड करते हैं और आपका हमारा जो फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके पास फेसबुक पेज या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं है तो उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। आपको वहाँ से डायरेक्टली आप ज्वाइन कर लेंगे। उसके अलावा अगर आपको वहाँ से नहीं समझ में आता है या फिर आपको वहाँ पर नहीं मिल पाता है तो उसकी कंडीशन में आपको क्या करना है, गूगल पर सर्च करना है सेवी फॉरेंसिक्स। तो आप जब इसको वहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पर इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सामने ये स्पेलिंग लिखी हुई है, आप इसको देख लीजिएगा। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड एट लास्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी हियर।